गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 24 जो आपके हिस्ट्री के चैप्टर मुगल एम्पायर में से आई है उसको पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मुगल एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग साइंस। मतलब उन्होंने कुछ साइंस दे रखे हैं, हमें पहचानना है ये किसके बारे में कहे गए हैं। तो ही वाज 13 years old when he became emperor। वो व्यक्ति जो 13 साल का बादशाह बन गया था वो कौन था? और सेट ऑफ सुलह कुल, और जिसने सुलह कुल की स्थापना की थी, और बैरम खान बाज हिज रिजेंट, और जिसके संरक्षक कौन थे? रिजेंट मतलब रक्षक कौन थे? बैरम खान। बच्चों, तो 13 साल का व्यक्ति को बादशाह बनता है या राजा बनता है। अब वो 13 साल का तो बच्चा होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती। इसलिए अकबर के घर वालों ने, जो फैमिली थी, उनका जब गद्दी पे बैठाया तो उनकी रक्षा करने के लिए बैरम खान को रख दिया था। अकबर के बारे में कहा गया है और उन्होंने एक धार्मिक धर्म की स्थापना की थी जिस धर्म को सुलह कुल कहा जाता है। इसमें आपको पढ़ चुके बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, और तीसरा वो अकबर है। पहला मुगल एम्पायर कौन सा है? बाबर। उसका बेटा हुमायूं था, फिर दूसरा मुगल एम्पायर, और तीसरा अब हुमायूं का बेटा अकबर है। तो हम पढ़ेंगे ये सबसे पावरफुल मुगल एम्पायर रहा है। थर्ड मुगल एम्पायर जो अकबर था वो सबसे पावरफुल वो था। इसको बादशाह अकबर भी हम कहते हैं। आज बादशाह अकबर के बारे में पढ़ेंगे। 13 साल की गद्दी पर जब बैठ गया तो जब ये 27 तक का होना था, फिर 1556 से 1570 तक जब ये 27 साल के आसपास पहुंच गया तो इसने बैरम खान को भी अपनी रक्षा करने से हटा दिया था, और घर के जो नौकर थे इनके, वो इनकी देखभाल करते थे, उनसे भी ये फ्री हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। मतलब उनकी सेवाएं लेनी बंद कर दी थी, ये खुद अपना ध्यान रखने लग गया था। Akbar became independent of the regent Bayram Khan and other members of his domestic staff। घर में जो नौकर चाकर इसकी देखभाल करते थे और बैरम खान जो रक्षा करता था, उन सब से मतलब ये उनको इसने हटा दिया था। जो खुद अपनी देखभाल करने लग गया था 27 की एज आते आते। और इसने अपने फादर हुमायूं के दुश्मनों के विरुद्ध भी मिलिट्री कैंपेन चलाए थे, यानी कि सैनिक अभियान चलाए थे। और वो इसके पापा के दुश्मन शेरशाह सूरी थे जिन्होंने उनको हराया था, और अफगान लोग थे उनके विरुद्ध भी इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए थे। और इनके इनके मतलब पड़ोस में मालवा और गोंडवाना राज्य थे, उनके विरुद्ध भी इन्होंने सैनिक अभियान चलाए थे। और इन्होंने जो इनका ब्रदर हाफ वो था, सौतेला भाई मिर्जा हाकिम था, उसके विरुद्ध भी इन्होंने उनको उनकी जो भी वो कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उनको भी दबाने की कोशिश की थी इन्होंने। और इनके मुगलों के दुश्मन उजबेगों को भी, मतलब मिलिट्री campaigns were launched against the Suris and other Afghans against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks। फादर के दुश्मन जो थे सूरीज और अफगान, उनके विरुद्ध भी मिलिट्री कैंपेन यानी कि सैनिक अभियान चलाए। अपने पड़ोसी जो किंगडम थे मालवा और गोंडवाना, उनके विरुद्ध भी इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए। और इन्होंने अपने भाई जो सौतेले भाई थे हाफ मिर्जा मिर्जा हाकिम, उसके विरुद्ध भी कैंपेन चलाए। और अपने मुगलों के दुश्मन उजबेगों के विरुद्ध भी इन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन चलाई थी। और 1568 पर इन्होंने सिसोदियों की कैपिटल चित्तौड़, जिसको हम चित्तौड़गढ़ कहते हैं राजस्थान पर, उस पर भी कब्जा कर लिया था। In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569 रणथंभौर, राजस्थान में इन्होंने चित्तौड़गढ़ जो सिसोदियों की राजधानी थी उस पर कब्जा कर लिया था। और 1569 में राजस्थान में रणथंभौर जगह है, वहां पर भी अकबर ने अपना कब्जा जमा लिया था। फिर जब राजस्थान के पास गुजरात है वहां चले गए थे। फिर उन्होंने 1570 से 1585 तक
गुजरात में मिलिट्री कैंपेन चलाए, यानी कि सैनिक अभियान चलाए। उसके बाद ये बिहार और बंगाल और उड़ीसा राज्यों की तरफ चले गए। मतलब इन्होंने भारत और भारत के पड़ोसी जितने एरियाज हैं वहां पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया था। मतलब ये बहुत बड़े एरिया पर अपना राज करती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम, काबुल वाज आल्सो annexed into his kingdom। मतलब वो काबुल के ऊपर राज करता होगा मिर्जा हकीम, जब उसकी डेथ होगी इसके सौतेले भाई की, तो उसको उसका राज्य भी इन्होंने अपने एरिया में मिला लिया अकबर ने। और कंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड फिर ये दक्षिण की तरफ चले गए थे। दक्षिण की तरफ इन्होंने बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर भी, अहमदनगर, बरार और खानदेश पर को भी कब्जे में ले लिया था। कंदारबाज सीध फ्रॉम सफाविद, सफाविद वो लोग थे जिन्होंने इसके फादर की हेल्प की थी, लेकिन फिर भी सफाविदों का जो एरिया था कंधार, उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। कश्मीर को भी इन्होंने अकबर ने अपने कब्जे में ले लिया था। और 1585 टू 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर। 1585 से लेके 1605 तक इन्होंने अपने अपने एरिया को और बढ़ा लिया था। जिस किंगडम पे ये राज्य करते थे उसका एरिया और बढ़ा लिया था। कंपेन्स वर लॉन्च इन नॉर्थ ईस्ट, इन्होंने उत्तर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम की तरफ भी मिलिट्री कंपेन किए थे। अब हम पढ़ते हैं इसकी अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या थी। द अकबर नामा कंपोज बाय अब्दुल फजल। ये कहा जाता है कि अब्दुल फजल इनके दोस्त थे और उन्होंने अकबर की कहानी को लिखा था, जिसका नाम है अकबर नामा। अब्दुल फजल ने अकबर की कहानी लिख के उस बुक का नाम अकबर नामा लिख दिया था। और उसमें से ही हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द एम्पायर वाइड डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जो अकबर का एम्पायर था उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसको सूबा कहा जाता था। और सूबे को चलाने के लिए जिस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी उसको सूबेदार कहा जाता था। और वो सूबेदार हर सूबे के छोटे छोटे एरिया का, छोटे से एरिया को सूबा कहा जाता था। और उस सूबे की देखभाल कौन करता था? सूबेदार। और उसके सरकार के काम भी और मिलिट्री काम वर्क भी सूबेदार ही करता था हर सूबे की। लेकिन हर सूबे का एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था। ईच प्रोविंस आल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर, और जिसको दीवान कहते हैं हिंदी में। और हर सूबे में शांति और शांति बनाए रखने के लिए और भी बहुत सारे ऑफिसर काम करते थे। जैसे कि हर सूबे की मिलिट्री को पे देने के लिए मिलिट्री पे मास्टर होता था, जिसको बख्शी कहा जाता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, और धार्मिक कार्यों के लिए जो मिनिस्टर होता था उसको बोलते थे सदर। और मिलिट्री कमांडर, जो मिलिट्री को इंस्ट्रक्शन देने वाला, जो मिलिट्री को कमांड देने वाला जो होता था मिलिट्री कमांडर, उसको फौजदार कहते थे। हर सूबे के अंदर होता था, क्योंकि हर सूबे की अपनी मिलिट्री होती थी। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, और हर टाउन के अंदर, हर गांव और शहर के अंदर एक पुलिस कमांडर कोतवाल होता था, ताकि किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको वो करने के, सुलझाने के लिए। अगर अकबर की पॉलिसी पढ़ते हैं, धर्म संबंधी पॉलिसी क्या थी उनकी। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। वो मतलब हर जगह शांति चाहते थे। अकबर चाहते थे कि हर जगह शांति हो, और उन्होंने हर धर्म के कुछ मतलब अच्छी बातों को लेकर एक धर्म बनाया था, जिसको सुलह कुल कहते हैं या यूनिवर्सल पीस भी कहा जाता है। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता का ये आइडिया था। दिस आइडिया फॉर टॉलरेंस डिड नॉट discriminate between people of different religions in his realm। जो उनका धर्म संबंधी टॉलरेंस, जहाँ सहिष्णुता का वो विचार था, उसके अनुसार जो मतलब ये जो धर्म को मानने वाले, अकबर के धर्म को मानने वाले लोग थे, उनके बीच में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन्होंने एक
एथिकली एथिक्स को अपनाया था, जो हर जगह लागू करने थे जिस एरिया में इसका राज था। Between people of different religions in his realm, instead it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. इन्होंने एक ये ईमानदारी, न्याय और शांति के विचारों को अपनाया था, ताकि हर जगह शांति, न्याय और ईमानदारी या सच्चाई लाई जा सके। तो आप मतलब इनकी जो धर्म धर्म संबंधी पॉलिसी थी, इन्होंने हर धर्म के अच्छे विचारों को लेकर एक अपना धर्म बना लिया था, सुलह कुल कहा जाता था। और इन्होंने उसमें सहनशीलता के विचार को डाला था कि किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ जो अकबर के धर्म को अपनाता है, तो उनको उनके उनके किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और हर जगह ईमानदारी, न्याय और शांति बहाल की जाएगी। तो आगे हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी और राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको मैं आगे इनके आंसर करवा देती हूँ। राइट द फीचर्स ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी, सॉरी यहाँ मैंने ई लगा रखी है, आएगा बच्चों। फीचर्स ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी, मतलब विशेषताएं अकबर के रिलीजियस पॉलिसी की। द आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, मतलब जो उसके अंदर सहनशीलता का विचार है, वो उस धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जिसको हर जगह पे ईमानदारी, न्याय और पीस के ऊपर भी जोर दिया गया इस धार्मिक पॉलिसी में, कि जिसको हर जगह इस धार्मिक पॉलिसी के अनुसार अकबर ने हर जगह न्याय, शांति और ईमानदारी लाने की कोशिश की। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। The empire was divided into provinces called subas, governed by सूबेदार who carried out both political and military functions. अकबर ने अपने एरिया को, सारे एरिया को छोटे छोटे सूबाज में बांट दिया था, और हर सूबे का जो ध्यान रखता था उसको सूबेदार कहा जाता था, और वो दोनों सूबे के पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों को देखता था। ईच प्रोविंस हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, हर उसका एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान कहते थे। देख लेना बच्चों, बुक में दीवान ही है, मतलब अपनी उसमें आई के साथ है, मैंने गलती से डबल ई लगा दिया, दीवान। और उसको क्या बोलते थे, दीवान बोला जाता था। यहाँ पे आई आएगी। तो हर प्रोविंस का या सूबे का क्या होता था, एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको हिंदी में दीवान कहते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन इस प्रोविंस देयर वर अदर ऑफिसर्स, और हर एरिया में पीस और शांति बनाए रखने के लिए और कानून को बनाए रखने के लिए और भी ऑफिसर जो होते थे सूबे में। एक मिलिट्री पे मास्टर होता था जिसको बख्शी कहते थे। एक मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिसको सदर कहते थे। धार्मिक मामलों संबंधी मंत्री होता था उसको सदर कहते थे। मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार कहते थे, और द टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल कहते थे। बच्चों ये समझ आ गई होगी आप लोगों को ये वर्कशीट। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू बच्चों।